लेकिन भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव क्या है? ये बदलाव ये है कि अगर लोग ठान लेते हैं, देखिए बीजेपी 300 के लगभग आ रही है, तो इस बात को समझिए आप, ये भारत की राजनीति में एक बहुत प्रभावी बदलाव है। मुझे बहुत गर्व है। अब देखिए, आपने पंजाब की बात की, पूरे रिजल्ट को आने दीजिए। वहां भी जैसी आप लोगों ने अपेक्षा की थी, रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, एक बात। और मणिपुर में, सुदूर पूर्व में भी भाजपा का कमल इतने प्रभावी तरीके से खिल रहा है। तो आज पूरा देश भाजपा के साथ है, पूरा देश विकास के साथ है और पूरा देश मोदी जी की अगुवाई में प्रामाणिकता से विश्वास करता है। I can only tell you, please await the final outcome. About Punjab, I will reserve my comment except to say it is not a washout as you all projected it to be. Okay. So let's see. Goa also, it is a tough call going. We'll. आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 403 में से 402 सीटों के रुझान सामने आते हुए भगवा रंग में रंगता हुआ उत्तर प्रदेश। 1996 में पिछली बार 174 सीटें आई थी बीजेपी की। उसके बाद 2 दशक तक सत्ता से दूर रहने के बाद, लंबे इंतजार के बाद, ब्रांड मोदी पर मुहर लगती हुई, नोटबंदी पर, सर्जिकल स्ट्राइक्स पर मुहर लगती हुई उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई 288 सीटें। और अगर रुझान इसी तरह से बढ़ते रहे तो 300 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच सकता है। ऐतिहासिक बहुमत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसी के साथ तमाम अन्य राज्य भी हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड हर सीट पर है। हमारी नजर गोवा का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन आइए ग्राफिक्स के नजरिए से, क्योंकि बड़ा दिलचस्प होता है जब आप नक्शे तक पहुंचते हैं और वहां पर सत्ता का रंग बदलते देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ होती है। सीधे लिए चलते हैं आपको। सईद अंसारी हमारे सहयोगी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में रुझानों का हाल। सईद। बहुत धन्यवाद अंजना। लेकिन उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत, और अब बेईमानी होगा अगर आप आपके एक्सपर्ट्स के साथ, राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ 2012 की बात करें, क्योंकि अब मुद्दों पर बात होगी। अब बात यह होगी कि किस तरह से बीजेपी का ये जो ग्राफ यहां पर आप देख रहे हैं लगातार ऊपर जाता हुआ, और 300 के आसपास भी अगर चले जाए बीजेपी तो ताज्जुब होगा बिल्कुल नहीं। विकास की बात अखिलेश यादव भी कर रहे थे, जो कि सिर्फ 73 पर कांग्रेस के साथ, और यूपी को ये 7 पसंद है, लेकिन 7 तो उत्तर प्रदेश को नरेंद्र मोदी का ही पसंद आ रहा है। अकेले नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती और तमाम दूसरे दिग्गजों को, दूसरे राजनीतिक दलों को बछाड़ा है। उत्तर प्रदेश में ये जनादेश मिला है बीजेपी के पक्ष में। अभी तक की न सिर्फ बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है, बल्कि 224 जो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की थी, उन्हें समेट दिया है सिर्फ और सिर्फ 73 पर। और बहुत ज्यादा बदलाव होने की अब उम्मीद नहीं है। जो आंकड़े अभी हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, और यही नतीजों में परिवर्तित भी होंगे। तो नरेंद्र मोदी का विकास का एजेंडा चला है, बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें यहां पर इस तरह की भी हैं कि क्या अब आपको यह सोचना होगा कि बहुजन समाजवादी और समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों पर दांव खेलती थी, क्या मुसलमानों को टिकट दिया? बीजेपी ने एक को भी टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी जीत हासिल होती है। विकास की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पहले से यह होता था, यह चर्चा हो रही थी, यह बहस होती थी कि विकास का मुद्दा हमारा है। तो क्या विकास चला है? राम मंदिर बहुत मुखर नहीं था। तीसरे फेज के बाद अगर ध्रुवीकरण हुआ तो क्या उसका फायदा भी सीधे सीधे बीजेपी को मिला है? अगर देखिए यहां पर वोट शेयर की बात करें तो 43% वोट बीजेपी के हिस्से में गए हैं, जो कि बहुत 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 बड़ा वोट प्रतिशत है। 28 पर सिमट गए हैं अखिलेश यादव, और 22% वोट मिले हैं मायावती को। लेकिन यहां यह भी चर्चा होनी जरूरी है कि अगर 43% वोट बीजेपी को मिले हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर मिले हैं, तो वो क्या वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है? ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक वर्ग के वोटों से बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां जाति पर, धर्म के नाम पर वोट दिए जाते हैं, तो क्या अब ये मिथक टूटा है, ये ट्रेंड बदला है? ये चर्चा का विषय है। बड़ी जीत, अब तक की सबसे बड़ी बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में। और अब हम आपको अपनी सहयोगी मीनाक्षी के पास लिए चलते हैं। मीनाक्षी बताएंगे आपको पंजाब का हाल। ओवर टू यू मीनाक्षी। थैंक यू सो मच सईद। और जैसा आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया
क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवा की आंधी आई है, नरेंद्र मोदी की आंधी आई है, लेकिन पंजाब यहाँ पर कांग्रेस के लिए मुस्कुराने की स्थिति है। एक मुस्कुराहट कांग्रेस को पंजाब की वजह से मिल रही है। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं, आइए जल्दी से आपको वो बताते हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर था। पंजाब की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस, बीजेपी और एक नया यहाँ पर एलिमेंट यानी पंजाब आम आदमी पार्टी के तौर पर सामने आया। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, जैसे कि उम्मीदें लगातार थी, 25 में सिमट गई, लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं 66 बहुमत से आगे ये रुझान कांग्रेस पार्टी के लिए निकल गया है, जो एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए है। और इसके साथ ही प्रकाश सिंह बादल युग खत्म हो गया है पंजाब में, आप ये कह लीजिए। 23 सीटों पर जो रुझान मिल रहे हैं, 23 सीटों पर आगे है बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन। तो ये स्थिति फिलहाल अभी रुझानों के हिसाब से मिल रही है। अब इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पिछले करीब आधे पौने घंटे से ये आंकड़े लगभग इसी तरह से मिल रहे हैं। लेकिन वोट परसेंटेज कैसा है, वोट शेयर कैसा है पंजाब में, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात जरूर होगी, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें ये तोहफा मिल गया, और कांग्रेस पार्टी को उनकी वजह से एक बड़ा तोहफा मिल गया है। प्रकाश सिंह बादल का युग बेशक खत्म, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अब सत्ता में लौटेंगे तो एक बड़ी भूमिका उनकी होगी, और उनके लिए चुनौतियां भी कई होंगी। लेकिन 42% वोट शेयर, 42% वोट शेयर यहाँ पर कांग्रेस के पास है। वहीं अकाली दल के पास 31%, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली से निकलकर अब पंजाब में दम भर रही थी, पिछला 1.5 साल उन्होंने झोंक दिया था अपने आप को पंजाब में, लेकिन जिस कमाल की उम्मीद थी वो उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल मीनाक्षी, और अब बारी है, चूंकि हम 5 राज्यों पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश बता दिया, एक बार फिर से बता दें, बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई, लेकिन इन सब के बीच नजर उत्तराखंड पर भी है और नजर गोवा पर भी। उत्तराखंड के लिए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी के पास। तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश राहुल का गठबंधन फेल हो गया, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व की ये जीत है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी नाम लिया है। राज्यवर्धन राठौड़ क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। तो एक के बाद एक प्रतिक्रिया अब आएगी। भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव इसे करार दे रहे हैं आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। बीजेपी को 300 के करीब सीट, एक बड़ा बदलाव इसी के साथ आएगा उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। पीयूष गोयल सुनिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में विजय प्राप्त की है, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव में एक शिल्पकार की भूमिका निभा की और पूरे चुनाव का आयोजन बहुत ही कुशल तरीके से किया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी। केसरिया होली की तैयारी पूरी हो गई है, तो शिल्पकार के बारे में आज खूब कहा जाएगा। तमाम मंत्री एक के बाद एक सामने आते हुए भारत सरकार के, जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ये कमाल उत्तर प्रदेश में किया है। बात उत्तराखंड की जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि इस राज्य पर भी है नजर। निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। निशांत, यहाँ की तस्वीर देखिए। अगर बात उत्तराखंड की जाए तो यहाँ पर देवभूमि में 2007 बीजेपी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तब रहा था, लेकिन उसके बाद अभी का हाल आप देखें यहाँ पर, ये स्क्रीन पर बीजेपी 55 सीटों पर यहाँ पर आगे जा रही है, कांग्रेस सीधे यहाँ पर नीचे 11 सीटों पर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी ये पूरा का पूरा मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ है। जितने भी रिबल्स आए थे उन्होंने कुछ जबरदस्त काम कर दिया है। यहाँ पर सारे कार्यकर्ता जो थे, सारे जो वर्कर्स थे उत्तराखंड के, वो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के लिए काम करने में जुट गए। जो एक फैक्टर चल रहा था मन में लोगों के कि ये रिबल्स अगर बीजेपी के साथ
साथ आए तो बीजेपी के अपने नेता नाराज हो जाएंगे, ऐसा यहां पर प्रतीत नहीं होता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अभी बात की जाए तो हरीश रावत अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं, इंदिरा हृदयेश पीछे चल रही हैं। हरीश रावत के कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सभी अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये जो 55 का आंकड़ा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी की उत्तराखंड में अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस है। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। और गौर करने वाली बात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, कहीं पर भी कोई चेहरा नहीं था, बगैर चेहरा के। यहां पर अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें, ये देखें आप, ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, कोई चेहरा नहीं था, लेकिन यहां पर उत्तराखंड में 47% वोट शेयर यहां पर दिखाई दे रहा है, 35% कांग्रेस को यहां पर दिखाई दे रहा है। यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि 47% की अगर बात की जाए तो ये एक काफी बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। जो रिबेल्स छोड़ के गए थे कांग्रेस को, जो एक आशंका वहां पर व्यक्त की जा रही थी कि उनके साथ कई ब्लॉक के लोग चले गए कांग्रेस के, उनके साथ कई कार्यकर्ता चले गए कांग्रेस के, उससे अच्छा खासा डैमेज यहां पर होता दिखाई देता है। सीधे सीधे अगर बात की जाए उत्तराखंड में, गोवा की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है, नेहा बातम के पास चलते हैं। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर गोवा की बात करें तो गोवा भारत का सबसे फेवरेट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन यहां पर बीजेपी की हालत खराब चल रही है, क्योंकि वहां के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर हार रहे हैं रुझानों के मुताबिक। और अगर इसकी वजह हम आपको बता दें तो वजह यह है कि जो बड़े चेहरे थे, जो बड़ा नाम था जिसमें मनोहर पर्रिकर एक नाम शामिल है, उन्हें वहां से हटाकर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। कई ऐसे और बीजेपी के दिग्गज नेता थे जो वहां से एन वक्त पर उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया बीजेपी से, जो एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितना वो उम्मीद कर रही थी। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं रुझानों के मुताबिक। अब तक 20 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 8 में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो वोट परसेंटेज है उसके मुताबिक 33% वोट जरूर बीजेपी को मिले हैं, लेकिन ये बहुमत के लिए काफी नहीं। 31% वोट कांग्रेस को मिले हैं। नेक टू नेक फाइट दी है यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को। अगर आपकी बात करें तो 6% वोट आपको भी मिले। हालांकि उम्मीद कर रहे थे यहां पर आपके सभी नेता कि गोवा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। गोवा में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जो आंकड़े आपके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसमें अन्य को भी 30% वोट मिले हैं, यानी कि वोट जो है वो बिखर कर अन्य के खाते में आ गए हैं। यानी कि जो बीजेपी का लॉस है वो अन्य के लिए गेन के तौर पर उभर रहा है। बिल्कुल नेहा, तो नेहा हमें बता रही थी गोवा का हाल। और गोवा जहां पर अभी तो आप कह सकते हैं नेक टू नेक 7-8 में मामला फंसा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगे चलना एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में रविशंकर प्रसाद जी खुद लाइव हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा आपको सुना देते हैं कि बीजेपी नेता इस पर क्या कह रहे हैं, फिर यहां पर विश्लेषण। पर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमने नारा दिया था अब की बार 300 पार। 2014 में नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, साकार हुआ भारी बहुमत से। अभी नारा दिया था अब की बार 300 पार। तो मुझे लगता है कि हम 250 से 300 तक, 300 भी पार कर जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में और अन्य 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। स्पष्ट हो जाता है, अनकंप्लीट एक्सप्रेसवे, अनकंप्लीट मेट्रो, इसका उद्घाटन करना ही उसी दिन पता चल गया था। अखिलेश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। नंबर 2, जिस दिन डूबते हुए जहाज पर बैठे हम कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, कांग्रेस से हाथ मिला लिया अखिलेश ने, तो दूसरी हार स्वीकार कर ली। तीसरी, जब बबुआ बुआ के पास चला गया तो तिरबाचा भर दिया, तब ने हार स्वीकार कर ली। तो कहीं सपा बसपा कांग्रेस कहीं नहीं है। और मुझे लगता है इन तीनों पार्टियों में से किसी को भी प्रदेश की जनता विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी, हम लोग पहले से इस बात के लिए आश्वस्त थे कि एसपी कांग्रेस का नकारात्मक और बीएसपी के नकारात्मक रवैये को देखते हुए हमें एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उसकी परिणति प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, और वो हुआ। देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। निश्चित है पोस्टल बैलेट है अभी, लेकिन पोस्टल बैलेट में जिस प्रकार का गैप हुआ है
तो अब गठबंधन नहीं और महागठबंधन की भी जो मन में कल्पना कर रहे थे, शायद उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ बैठना है। हमने पहले दिन से कहा कि 250 से ऊपर और 300 के आसपास हम जीतेंगे। हम उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें स्नेह दिया है। निश्चित रूप से ये मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत। विकास बोलेगा, ईमानदारी बोलेगी और विशेषकर जो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो बोलेगा। महिलाओं का आत्मविश्वास बोलेगा, बेरोजगार नौजवानों का आत्मविश्वास बोलेगा कि हमें रोजगार मिलेगा। ये जो विश्वास मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया है, अब हमारी जवाबदारी है, जनता ने हमारे पाले में गेंद डाल दी है कि हम उसके अनुरूप काम करें। मोदी फिनोमिना के दो बहुत बड़े योगदान रहेंगे। पहला तो ये कि देश की जनता ने सीख लिया मजहब, धर्म, जात पात, तो मंत्री से लेकर नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर कोई आज इस खुशी में शामिल होता हुआ बाहर खुद ही आ रहा है। जीत का रंग कुछ ऐसा होता ही है, हर कोई उत्साहित हो जाता है। हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे एक एक प्रतिक्रिया जल्दी से इस पर ले लें। केसरिया हो गई शशि शेखर जी होली, कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, बाकी जगहों पर एक दो आगे पीछे चल रहा है और कांग्रेस के लिए पंजाब में, लेकिन यूपी सबसे बड़ा राज्य। अब इसको कोई हिंदुत्व की जीत कहे, कोई केसरिया कहे, जो भी जिसे कहना हो कहे, लेकिन ये सच है कि पहली बार मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव देखा जिसपे कि उस पार्टी के अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट तौर पर 30% लोगों को अपने पहले दायरे से बाहर किया। उन्हें मुस्लिम्स के वोट नहीं चाहिए थे, उन्हें दलितों के एक हिस्से के वोट नहीं चाहिए थे, उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। ये पहली बार था कि एक आदमी 70% को फोकस कर रहा था और 70% को फोकस करके जो ताना बाना बुना गया उसको कोई कुछ भी परिभाषित करे, लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में जब भी एक लोकतंत्र की लड़ाइयों का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लड़ाई थोड़ी अलग लिखी जाएगी। काउंटर क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण, क्योंकि साफ संकेत आपकी पहली लाइन से ही मुझे मिल गया कि उन्होंने 70% पर। ध्रुवीकरण भी एक शब्द है, मैं फिर कह रहा हूँ एक शब्द। उन्होंने कहा कि मुझे 70% लोगों से ही वोट लेना है। सर अगर हारते तो आप कहते कि नोटबंदी के लिए लोगों ने तमाचा मारा। एग्जैक्टली। तो आप नोटबंदी आज क्यों भूल जाते हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक्स आज क्यों भूल जाते हैं? मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि 70% लोगों को उन्होंने टारगेट किया। एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। 70% लोगों को टारगेट किया। उन 70% लोगों को उन्होंने ये बताने जताने में किसी भी तरीके से परहेज नहीं किया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि वो अपने मतदाता को सीधा संकेत दे रहे थे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और 3 साल बाद प्रधानमंत्री बनने के कोई मनुष्य अपना स्क्रीन पर भी देखिए, अब 403 में से 403 सीटों के रुझान आ गए हैं और 403 सीटों पर 296 के करीब जाते हैं। यानी 70% वोट पर इतनी बड़ी जीत, ये कम्युनिकेशन की जीत है उनके। आप इसे अच्छा कहें, इसे बुरा कहें, इसको प्रवृत्तियों में नापें, लेकिन वो अपने को कम्युनिकेट करने में, लोगों की आस्थाएं अपने साथ जोड़े रखने में सफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रचार प्रसार की बहुत ही बड़ी जीत है और जो बाकी पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाई। सपा तो खैर अपना प्रचार उसने किया अपने परिवार। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ, रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर जुड़ गए हैं। नलिनी जी आपकी बात पूरी कराएंगे। रविशंकर प्रसाद जी, पहले तो बधाई, क्योंकि जो तस्वीर इन रुझानों के मुताबिक आ रही है, प्रचंड बहुमत की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी लगभग सरकार बनती हुई दिख रही है, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बधाई, और इसी के साथ अगला सवाल आपसे, इसको किस बात की जीत मानते हैं आप? रविशंकर प्रसाद जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। देखिए, ये बदलाव की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, ये आशा की जीत है। देखिए, आप तो खुद उस प्रदेश में बहुत घूम रही थी, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही थी, मैंने भी थोड़ा प्रचार किया था। ये बदलाव की कसक मुझे गाजियाबाद से ही दिखाई पड़नी शुरू हो गई थी, नोएडा से। आप लोग इसको वर्गों में बांट रही थी कि फर्स्ट सेकंड फेज नहीं गया, लेकिन ये जो 300 प्लस की जीत है, ये राम लहर से भी बड़ी जीत है। और शायद मुझे लगता नहीं है कि आज़ादी के बाद शायद पहले चुनाव को छोड़ दीजिए तो इतनी निर्णायक, प्रभावी, प्रामाणिक जीत हुई है। इसके कारणों की समीक्षा करनी पड़ेगी। सभी वर्गों का वोट मिला है, नौजवानों का वोट मिला है, महिलाओं का वोट मिला है, दलितों का वोट मिला है, मैं तो कहूँगा शायद नौजवान अल्पसंख्यक का भी वोट मिला है।
आपको बताऊं, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे थे, हाँ। अभी उज्ज्वला योजना आपने देखा होगा, हर के लिए हमने गैस दिया। मैं पहले पोस्टल का मंत्री था, ये सुकन्या समृद्धि योजना मैं वहाँ दौरे करता था। मैं देखता हूँ डिजिटल इंडिया में 50,000 हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनका हमने कार्यक्रम किया। काशी में 5,000 महिलाएं आए, नौजवान आए जो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस देते हैं। मेरठ में 8-9 हज़ार आए। उनकी आंखों में चमक था, डिजिटल इंडिया हमारे लिए भविष्य है। और हमने सबको एक ताना बाना जुड़ा। हाँ, पिछड़े भी आए, अति पिछड़े भी आए, समाज का एक बड़ा वर्ग आया। तो ये, और एक अंतिम बात, हाँ, मोदी जी गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे हैं, इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश के गरीब ने प्रामाणिक संदेश दिया है, नरेंद्र मोदी हमारे आदमी हैं, ये हमारे लिए चिंता कर रहे हैं। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फसल बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, ये सब गरीबों के लिए। इसलिए नोटबंदी के बारे में जो आप लोग इतनी चर्चा और चिंता करती थी, आप देखिए इसका कितना बड़ा पॉजिटिव असर गया है। ठीक है, नोटबंदी को एक बड़ी कामयाबी और उस पर अपनी पीठ थपथपाते हुए रविशंकर प्रसाद जी, अब मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल तो पूछा जाएगा सर कि क्या है ये सिर्फ विकास से जुड़े मुद्दे, क्योंकि कई बातें आपने गिनाई, उसी की जीत कहलाएगी, या फिर क्योंकि मैं भी खुद उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने बताया, राजतिलक के लिए 23-24 जगहों पर गई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर से लेकर बस्ती और सिद्धार्थनगर तमाम इलाके थे, या फिर कसाब, कब्रिस्तान, शमशान, इन सबों का भी है योगदान? देखिए, अब ये आपके देखने का तरीका है, और माफ करिए, वो उसमें कहा गया था कि विकास सबके लिए होना चाहिए। आप उसको कमजोर अंगों से देख रही हैं, हम लोग का भी था विकास का अभाव नहीं होना चाहिए, विकास वोट के सहारे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात को, हमने अपनी पीठ नहीं थपथपाई है, जनता ने हमारी पीठ थपथपाई है। अंजना ओम कश्यप, इस बात का ध्यान रखिए आप। हम अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, हम जनता को प्रणाम कर रहे हैं, यह अपेक्षा हमारी नहीं थी। लेकिन आपने विकास की बात की, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी हूं। पिछले 2 साल में 72 मोबाइल फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में आई हैं। नोएडा में ही 22-21 आई हैं, ग्रेटर नोएडा में। हमने कहा उससे आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, तो खौफ है। ये सब चीजें हमने वहां चर्चा की, और लोगों ने समझा कि मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम विकास के लिए करने की कोशिश कर रही है। आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो हमने, अगर आपने कसाब की बात किया, मैं आपको आपके सवाल का जवाब एक मैं काउंटर क्वेश्चन दूंगा। अगर उज्ज्वला योजना है तो क्या मुस्लिम महिलाओं को गैस नहीं मिला? अगर डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर है, तो मैं जानता हूं बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम नौजवान डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना है, तो क्या हमने मुस्लिम बच्चियों को छोड़ दिया? हमारा मूल फोकस था विकास, इस बात को समझिए, और देश ने देखा उसको। ठीक है सर, आप सीपी जोशी जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, तो जो आपने जवाब दिया है वहीं से एक सवाल निकालती हूं मैं सीपी जोशी जी के लिए, क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा है और कई प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के सुबह से जोशी साहब कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण था, ध्रुवीकरण का कार्ड खेला। वो कह रहे हैं कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा, हमने कहा कि हम बढ़ेंगे आगे, ये कहते हुए कि हम सबको शामिल कर रहे हैं, और जब काम होगा तो सबके लिए होगा। वहां पर जात धर्म देखकर न बिजली पहुंचेगी, न पानी पहुंचेगा, न शमशान कब्रिस्तान होगा। जोशी साहब, नहीं जाऊंगा सीपी जोशी से बात करो ना। ये चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर रविशंकर प्रसाद जी, तुरंत नहीं होता तो जो बात अभी रविशंकर जी कह रहे थे, हिंदुस्तान की सारी जनता में जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो रविशंकर जी अभी बात कह रहे थे, उसका प्रभाव हिंदुस्तान की सब जगह होना चाहिए था, पंजाब में भी होना चाहिए था, फिर पंजाब में क्यों नहीं हुआ? ये बात खास तौर से समझने की आवश्यकता है। जिन जिन प्रदेश में माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, वहां बीजेपी पोलराइज करके अपने राजनीतिक परिणाम को प्रभावित करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी चाहे वो बनारस में जाए, चाहे वो पूजा करें, चाहे वहां से सोमनाथ जाए, चाहे कब्रिस्तान की बात करें, चाहे और कसाब की बात करें, अमित शाह जी, ये सब उस ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाने के, चुनाव जीत के परिणाम करने की उनके प्रयास हैं। चुनाव जीतने के बाद वो बातें कहते हैं सबका साथ देंगे, तो भाई इतने लोग जो वहां पर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, क्या उनका विकास में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने एक भी माइनॉरिटी के आदमी को टिकट नहीं दिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सक्सेस होती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी की यूपी में ही सक्सेस होती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब में सक्सेस नहीं होते? जब चुनाव परिणाम निकल जाता है
तो पास्ट इलेक्शन को अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कभी नोटबंदी की बात करते हैं, कभी और दूसरी बात करते हैं, लेकिन ये परिणाम निश्चित तौर पर नोटबंदी का मैंडेट नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं को फैलाकर पोलराइज करके वोट जीतने का जो परिणाम है, निश्चित तौर पर उसी तरफ से परिलक्षित होता है। जोशी जी, आज तो कम से कम लगता है हमें जनमत का सम्मान करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। रविशंकर प्रसाद जी के पास वापस चलते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि जो बातें वो कह रहे हैं उसका आप जवाब दे दें, और इसी के साथ ये सवाल भी कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा सर? देखिए, पहली बात, अंजना ओम कश्यप, आपने मुझे 1 to 1 के लिए बुलाया था। ठीक है सर, सिर्फ आपसे बात नहीं, पर एक बात समझिए आप। जी जी बिल्कुल। ये बहुत गलत बात है। अब जी सीपी जोशी ने चूंकि आपके चैनल पर सवाल पूछा है तो मैं एक ही बात कहूंगा, आज के दिन थोड़ा वो विनम्र हो। इतनी बड़ी जीत पर उन्होंने एक बार बधाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया, फिर भी जरा अंदर में इंट्रोस्पेक्शन की जरा भी चाहत नहीं है। अच्छा है 44 पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आ गई। अब उसे अगर इस सोच के अनुसार वो 24 पर लाने को आमादा है तो उनको शुक्रिया है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं बोलूंगा। आज का दिन चुनाव प्रचार का नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से अंदर से सोचने को तैयार नहीं है तो उनको हमारी शुभकामनाएं। हम जनता के पूरे आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं और काम करेंगे और देश के लिए करेंगे। और जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ईमानदारी से कहते हैं। अब जो आपने मुख्यमंत्री की बात कही है, अब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, पूरे विस्तार से विचार करके निर्णय करेगा। रविशंकर जी, जीत का श्रेय किस किस को देंगे? देखिए, जीत का श्रेय सबसे पहले मैं अपने जनता को दूंगा, समझ गए आप? अपने मंडल स्तर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को दूंगा। और जहां तक बड़ा पिक्चर का सवाल है, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेहनत, जनता से कनेक्ट, गुड गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का एक बहुत बड़ा परिचय दिया है। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, मैं भाजपा की केंद्रीय राजनीति में 1990 से हूं, जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरह से मेहनत की है, उन्होंने नए मानक स्थापित किए हैं हार्ड वर्क का, मेहनत का, और जिस तरह से वो हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और खुद खटते हैं, वो एक नया मानक बना है। वो हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात है। 1996 में सर पिछली बार 174 सीटें आई थी बीजेपी की। 2 दशक तक आप सत्ता से दूर रहे। ये वापसी क्या बताता है? क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं, एक तो हमारा एग्जिट पोल बहुत करीब आ रहा है, तो उस बात की एक अलग खुशी है, क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर हमने बहुत बड़े सैंपल के साथ इसे किया था। ये एसपी को जो हम देख रहे हैं, अलायंस को सिर्फ 72 पर सिमटते हुए और मायावती को 20 पर सिमटते हुए, आप एक बहुत बड़े वकील भी हैं, आप पार्टी से भी जुड़े हैं। आप इसका विश्लेषण अगर करना हो तो क्या समझ में आता है? मायावती का इतने में सिमट जाना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, आप एक बात को समझिए अंजना, आप भी एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, राजनीति को समझती हैं। ये जो निर्णय है ना, लगता है कि अगर समाजवादी और मायावती जी मिलकर भी लड़े होते, तब भी वो भाजपा के इस जबरदस्त तूफान को रोक नहीं पाते। इस बात को समझिए, बहुत बड़ी बात है। ये जो स्थिति आती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। और कांग्रेस के लोग अगर उसको नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि 2.5 साल भारत के प्रधानमंत्री हम दिल्ली में शासन कर रहे हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश है। और देखो अंजना, उत्तर प्रदेश क्या है? वो हिंदुस्तान की लेबोरेटरी है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी करंट्स, क्रॉस करंट्स होते हैं, जाति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये सब कुछ यूपी में है। धर्म भी है, इबादत भी है, सामाजिक वास्तविकता भी है। इन सबों से ऊपर अगर इतनी बड़ी होती है, तो 2014 की जो हवा थी वो अभी विद्यमान है। इसको समझना बहुत जरूरी है। रंग दे तू मोहे गेरुआ वाला गाना भी आज बैकग्राउंड में बज रहा है रविशंकर प्रसाद जी। दरअसल ये 2 दशक में, ठीक है, आपने श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जनता को दिया, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे या कौन सा ऐसा मुद्दा था जो आपको लगता है बीजेपी के लिए क्लिंचिंग रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उसको एक मुद्दे से जोड़ना उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों में मैंने विकास की चाहत देखी। आपको बताता हूं, मैं इलाहाबाद में मनफोर्डगंज में एक भाषण देने गया था। मेरी ट्रेन छूट रही थी, मुझे पकड़ना था। वहां जो मैंने नौजवानों का उत्साह देखा,
डिजिटल इंडिया के प्रति, रोजगार के प्रति, जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन एक जाति समुदाय का केंद्र बन गया था, तो इसको देखकर मुझे लगा कि बहुत बदलाव की जो मैंने आपको बताया, मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात, मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हूं, बताया था 72 मोबाइल फैक्ट्री आई है, नोएडा में 21 आई है।